नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी इन दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। जो प्रेम मार्गी काव्य धारा है या जो जिसे प्रेमाश्रय काव्य धारा भी कहते हैं, इसी का ही अन्य नाम सूफी काव्य धारा है। सूफी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन कुतुबन की मृगावती से माना है। प्रेम मार्गी कवि प्राय मुसलमान थे। इन्होंने धार्मिक एकता के प्रयत्न किए। प्रेम धारा का प्रधान कवि जायसी को माना जाता है। प्रश्न भी पूछा जाता है, सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि या प्रेम मार्गी काव्य धारा का प्रतिनिधि या प्रमुख कवि कौन है? तो उत्तर होगा जायसी। कुतुबन ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। उन्हीं के आश्रय में रहते हुए कुतुबन ने मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखें, इनमें छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कुतुबन की रचना का नाम लिखिए या कुतुबन ने किस सूफी ग्रंथ की रचना की, तो उत्तर होगा मृगावती। यह प्रश्न ऐसे ग्रंथ का नाम देके कवि का नाम भी पूछा जाता है, जैसे मृगावती नामक सूफी काव्य की रचना किसने की, तो उत्तर होगा कुतुबन। मृगावती में गणपति देव के पुत्र तथा रूप मुरारी की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। यह एक दुखांत प्रेम कथा है। ध्यान रखें, इस कथा का अंत दुखमय होता है। इस प्रकार यह एक दुखांत प्रेम कथा है, जिसके अंत में नायक राजकुमार की हाथी से गिरकर मृत्यु हो जाती है तथा दोनों रानियां मृगावती और सुंदरी सती हो जाती है। दुखांत है और राजकुमार की मृत्यु किससे होती है? हाथी से गिरकर हो जाती है और उसके उपरांत उनकी दोनों रानियां सती हो जाती है। सूफी विचारधारा के अनुसार नायिका का प्रेमी के लिए प्राण त्यागना साधना पद की सिद्धि मानी जाती है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। भाषा के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। मृगावती सूफी काव्य किस भाषा में लिखा गया है, तो उत्तर होगा अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। दूसरे कवि हैं मंजन। इनके संबंध में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। केवल एक रचना मधुमालती नामक ग्रंथ मिलता है। तो मधुमालती की रचना किसने की? कवि मंजन ने की। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस की राजकुमारी मधुमती के साथ प्रेम हो जाता है और कुछ अवधि के लिए वे एक दूसरे से बिछुड़ भी जाते हैं और फिर दोनों का मिलन हो जाता है। कवि ने नायक और नायिका के अलावा उपनायक और उपनायिका की भी कल्पना करके कथा को विस्तृत रूप दिया है। जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम के व्यापक स्वरूप को स्पष्ट किया है। इस ग्रंथ में विरह कथा के साथ साथ आध्यात्मिक तथ्यों का भी निरूपण किया गया है। अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई यह कृति अत्यंत ही सरस और सरल है। अगले कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेम मार्गी कवियों की प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है, सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। जायस के रहने के कारण जायसी कहलाए। ये हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि ग्रंथों की रचना की, जिसमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं।
सूफी दर्शन के निरूपण तथा साहित्यिकता की दृष्टि से यह एक सफल ग्रंथ है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे और अमेठी के राजघराने में इनका विशेष सम्मान किया जाता था। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनका ग्रंथ पद्मावत है। प्रेम पीर के सफल गायक के रूप में जायसी सम्मानित किए जाते हैं। पद्मावत अत्यंत ही लोकप्रिय काव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसका पूर्वार्ध कल्पित है अर्थात काल्पनिक है, तो उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर राजा रतन सेन, ध्यान रखें नायिका पद्मावती और नायक हैं राजा रतन सेन, हीरामन तोते के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करता है। वहां भगवान शिव की सहायता से रतन सेन और पद्मावती का विवाह संपन्न होता है। चित्तौड़ लौटकर ज्योतिष संबंध अनाचार की बातें सुनकर राजा रतन सेन राघव चेतन पंडित को देश निकाला का दंड सुनाते हैं। वह अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर पद्मावती की सौंदर्य की प्रशंसा करके चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उसे उकसाता है। गोरा बादल की सहायता से रतन सेन को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। चित्तौड़ लौटने पर द्वंद्व युद्ध में राजा रतन सेन और देवपाल मारे जाते हैं। अंत में पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो जाती है। पद्मावत की सारी कथा को कवि ने एक रूपक में बांधने का प्रयास किया है। नायिका पद्मावती को परमात्मा का प्रतिरूप माना है। नायक रतन सेन को साधक अथवा आत्मा का प्रतीक माना गया है। ध्यान रखें विशेष है, नायिका पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, तो नायक रतन सेन आत्मा का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु या पीर का प्रतीक, रतन सेन साधक, पद्मावती परमात्मा का ज्ञान देता है। अलाउद्दीन को माया के, राघव चेतन को शैतान का, तो नागमती को सांसारिक बंधनों के रूप में चित्रित किया गया है। इसकी भाषा अवधी है और यह दोहा चौपाई छंदों में लिखा गया ग्रंथ है। अगले सूफी कवि उस्मान, ये जहांगीर के समकालीन सूफी कवि चिश्ती संप्रदाय के हाजी बाबा के शिष्य थे। इन्होंने चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ की रचना की। तो उस्मान ने किस सूफी ग्रंथ की रचना की? चित्रावली। इसमें काल्पनिक के माध्यम से सूफी भावाभिव्यक्ति की गई है। चित्रावली के प्रारंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह जहांगीर और शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। इसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत रचना में उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। नेपाल के राजकुमार सुजान कुमार एक साधक हैं जो कठोर साधना के बाद चित्रावली को प्राप्त करके उनके साथ विवाह करते हैं। कुल मिलाकर चित्रावली एक सुखांत रचना है। सुख में अंत इस काव्य रचना का होता है। सौंदर्य वर्णन और भाव व्यंजना में कवि को पूरी सफलता मिली है। सरल और प्रवाहपूर्ण अवधी भाषा में दोहा चौपाइयों के माध्यम से प्रेम कथानक विकसित होता है। अगले कवि शेख नबी। शेख नबी ये जौनपुर के पास स्थित मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानद्वीप नामक एक आख्यान काव्य की रचना की। इसमें राजा ज्ञानद्वीप और रानी देवयानी या देवजानी के प्रेम की कथा है। विशेष ध्यान रखें, सामान्यतः सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में काव्य ग्रंथ का नामकरण नायिका के नाम पर किया जाता है, लेकिन शेख नबी ने नायक ज्ञानद्वीप के नाम पर अपने काव्य ग्रंथ का नाम ज्ञानद्वीप रखा। यह भी एक सुखांत रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अगले कवि कासिम शाह, ये बाराबंकी के रहने वाले थे। इनकी कृति का नाम हंस जवाहिर है, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कहानी चित्रित की गई है।
ये पुस्तक फारसी अक्षरों में छपी है। इस कृति में जायसी की पदावली का आश्रय लिया गया है, फिर भी कथा में किसी भी प्रकार की प्रौढ़ता नजर नहीं आती है। अगले सूफी कवि नूर मोहम्मद, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये जौनपुर के रहने वाले थे। फारसी के अच्छे ज्ञाता, हिंदी काव्य भाषा के ज्ञान होने के कारण इन्होंने इंद्रावती नामक एक सुंदर प्रेमाख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। मुल्ला दाऊद, अलाउद्दीन के समकालीन कवि मुल्ला दाऊद ने चांदायन नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। इसमें नायक लोर और नायिका चंदा के उन्मुक्त प्रणय में आने वाली बाधाएं और अंत में मिलने वाली सफलता का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना भी अवधी भाषा में हुई है। दामोदर कवि ने लखन सेन पद्मावती कथा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रस्तुत ग्रंथ में दोहा, चौपाई, सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है। साथ ही यथास्थान संस्कृत की उक्तियों का भी निरूपण हुआ है। इस प्रकार इनके अलावा कासिम शाह, नंददास, जानकवि, नारायण दास, ईश्वरदास आदि कवि भी हैं। इस प्रकार सौंदर्य, प्रेम और वीर्य की व्यंजना की दृष्टि से सूफी परंपरा का अनन्य साधारण महत्व है। इसका लौकिक प्रेम भी उच्च आदर्श से युक्त है। यह अत्यंत ही लोकप्रिय रही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।